जी हाँ, नमस्कार, शुभ सायं। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब? और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आइए, और नया प्रैक्टिस सेट है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? देखिएगा, ई की बात करें तो ईचु यशा नाम तालुह कहा गया है, यानी इकार और इसके 18 भेद। चू से तात्पर्य चवर्ग, और य से तात्पर्य यकार, ठीक है, और श से तात्पर्य, ठीक है, ये तालव्य शकार। तो ठीक है, तो इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु होगा, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। कहा कि चौरभयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किसका है? यानी किसका है से तात्पर्य किस विभक्ति का है, यहाँ पर पूछना ये चाह रहा है। यानी जैसे आप तत्पुरुष समास को दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो समानाधिकरण, दूसरा है व्यधिकरण, है ना। व्यधिकरण ध्यान रखिएगा। तो समानाधिकरण का भेद कर्मधारय होता है, और व्यधिकरण के अंतर्गत हम द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के तत्पुरुष समास को हम देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भय, भीति, भीहि, अगर ऐसे पद अगर रहे तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। नोट करिएगा इस बात को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। द्वितीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन और प्रथमा बहुवचन। देखिएगा, पितृ शब्द की बात करें तो देखिएगा, पितृ शब्द है ना, पितृ शब्द का प्रथमा एक वचन में पिता बनता है। तो इस प्रकार से पिता, पितरौ, पितरः। तो यहाँ पर क्या बनता है? प्रथमा बहुवचन में पितरः बन जाएगा। तृतीया एक वचन में पित्रा बनेगा। इसी तरह से द्वितीया बहुवचन में पितृन बनेगा। ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा? पितृन बनेगा। यहाँ पर एक और रिका की मात्रा जुड़ेगी, और द्वितीया एक वचन में पितरम, क्या बनेगा? पितरम बन जाएगा। इसको नोट करिएगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन है। नदी, नद्यौ, नद्यः, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा क्या है आपसे? नद्यः रूप पूछा है ना। तो ये यहाँ पर प्रथमा बहुवचन का ये रूप हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। षण्णवति हिंदी संख्या का बोधक है, ठीक है। षण्णवति, देखिएगा, षड धन नवति, नवति ही, है ना। तो इस प्रकार से ड को ण होकर के यहाँ पर अनुनासिक संधि होकर षण्णवति बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो देखिएगा, इसका भी ण होकर के यहाँ पर षण्णवति रूप बनता है। षट्नवति का मतलब होता है 96, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 96। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। षण्णवति जो है बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भवता क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। भवता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भवतः अगर कहता तो ये अलग बात थी। भवतः यहाँ पर लट लकार के, ठीक है, प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन यहाँ पर दिया है विसर्ग रहित, ठीक है ना। तो देखिएगा, प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में नहीं बनेगा। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा, केवल भू धातु का रूप है, तो यहाँ पर बनेगा भवतु बनेगा। ध्यान रखिएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ये भी यहाँ पर भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भवंतु रूप बनेगा, ठीक है ना, लोट लकार में। इसी प्रकार से लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में यहाँ पर ये जो रूप बन रहा है भवत रूप बनेगा। जैसे इसके रूपों को अगर हम देखें तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भवतम, भवत,
भवानी, भवावह, भवाव, और यहाँ पर बनेगा भवाम, फिर से यहाँ पर भवाम बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रूप चलता है। तो यहाँ पर भवत जो है वो मध्यम पुरुष के बहुवचन में रूप बन जाता है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द नहीं है। यूयम, अपि, तौ, तस्मै, ये जो अपि शब्द है ना, ये यहाँ पर अव्यय है। क्या है ये? अव्यय है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर सी हो जाएगा। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। स्वस्ति इस पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है? तो आपको पता है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वधा, अलम, अलम, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाच, ये सूत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ जितने भी पद हैं देखिएगा, यहाँ जितने भी पद हैं, नमः है, स्वस्ति है, स्वाहा है, ठीक है, स्वधा है, अलम है और वषट है। इन 6 पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? भवभूति की 3 रचनाएं हैं। फिर से एक बार आप लोगों को याद करा रहा हूँ। मालती माधवम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम, ठीक है ना, महावीर चरितम, ठीक है, संक्षेप में लिख दिया हूँ। बाणभट्ट की भी अगर आप लोग 3 रचनाओं को याद करना चाहें तो एक तो हर्षचरितम, हर्षचरितम, कादंबरी, और साथ साथ में एक और ग्रंथ है जो चंडी शतकम के नाम से जाना जाता है, चंडी शतकम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट की 3 रचनाएं। इसके अतिरिक्त भास की बात करें तो भास के 13 नाटक हैं। इसमें से देखिएगा, स्वप्नवासव दत्तम, स्वप्नवासव दत्तम, ये बहुत फेमस रचना है। इसी प्रकार से प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, ये भी बहुत फेमस रचना है। कर्णभारम, ये भी बहुत फेमस रचनाएं हैं। इनको ध्यान रखिएगा, ये सभी की सभी रचनाएं भास की हैं। श्री हर्ष की नैषधीय चरितम, इसको ध्यान रखिएगा, नैषधीय चरितम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कादंबरी के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? नाटक पूछा है। कालिदास की टोटल रचनाएं 7 हैं और 3 नाटक हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये जो मालविकाग्निमित्रम है, मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा को दर्शाता है और यह एक नाटक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है साधुक्तम, साधुधन उक्तम, उक्तम। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें व्यंजन संधि है, सॉरी, इसमें यहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है। पौधन अकह, पौधन अकह, पावकः, अयादि संधि है इसमें, ठीक। सज्जनः, सज्जनः में यहाँ पर स्तुत्व संधि है, ध्यान रखिएगा। और जलौघः, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, ध्यान रखिएगा, जलधन ओघः, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट। व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर सी हो जाएगा। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है उत्तम पुरुष, ठीक है। तो पुरुष कितने होते हैं? पुरुष 3 होते हैं। बातचीत में जो भागीदार बने, बातचीत में जो भागीदार बने उसको हम पुरुष कहते हैं संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में। तो प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। तो उत्तम पुरुष के साथ हमेशा अस्मत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, अस्मत् शब्द के साथ ही हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो इसलिए देखिएगा, तो अस्मत् शब्द का रूप क्या है? अहम, आवाम, वयम, है ना। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्री धातु में 3 प्रत्यय का योग करने पर रूप क्या बनेगा? ठीक है, ध्री धातु में 3 प्रत्यय, और 3 प्रत्यय एक
कृदंत प्रत्यय है और ये स्त्रीलिंग में ही केवल प्रयुक्त होता है। इससे बने हुए पदों को हम केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त करते हैं। धृत्वा धरति ही, धृति ही और धति ही, तो यहाँ पर धृति ही पद बनेगा, इसको नोट करेंगे अच्छे से साथ साथ में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, यानी छंद के अनुसार शिक्षण प्रणाली होती है। गद्य देखिएगा, पद्य की, गद्य की, व्याकरण की और कथा की, ठीक है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली पूछ रहा है, ठीक है। तो छंदानुगत शिक्षण जो प्रणाली है वो यहाँ पर पद्य शिक्षण की होती है और गद्य शिक्षण की छंद रहित प्रणाली होती है, ठीक है ना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है सह गृहं गच्छसि, त्वं गृहं गच्छति, अहम गृहं गच्छति, त्वं गृहं गच्छसि। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कर्ता क्रिया अन्विति को समझना आवश्यक है। कर्ता क्रिया अन्विति, ठीक है ना। तो देखिएगा, प्रथम पुरुष के साथ में प्रथम पुरुष के शब्दावली का ही प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इसलिए गलत है, सह यहाँ पर प्रथम पुरुष है, गच्छसि यहाँ पर मध्यम पुरुष है, इसलिए ये यहाँ पर मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कहा कि त्वं गृहं गच्छति। अब देखिएगा, ये तो त्वं है मध्यम पुरुष का और ये गच्छति है यहाँ पर क्या, ठीक है, ये जो गच्छति है यहाँ पर प्रथम पुरुष का, तो ये दोनों ही, ठीक है, इन दोनों का जोड़ा भी सही नहीं बन रहा है, ठीक है। जब तक जोड़ा सही ना बने तब तक शादी नहीं करना चाहिए, जब तक मन ना मिले तब तक शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए देखो, अहम गृहं गच्छति, है ना। तो अहम गृहं गच्छति, यहाँ पर देखिएगा अहम के साथ गच्छति का भी योग नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी यहाँ पर देखिएगा गलत हो जाएगा ये भी। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, त्वं गृहं गच्छसि, डी राइट आंसर हो जाएगा। बनेपी पद में संधि कौन सी है, आपसे सवाल पूछ रहा है। बनेपी, बने धन अपी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, और यहाँ पर अ के स्थान पर आप अवग्रह करते हैं तो इस संधि का नाम क्या है, पूर्व रूप संधि है ना। और तो एंगह पदांता दति यह सूत्र है इसका, ठीक है, एंगह पदांता दति इसका सूत्र है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पद बहुवचन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुवचन नहीं है। जनाः ये बहुवचन का है, सेवकाः ये भी बहुवचन का है, बालकाः ये भी बहुवचन का है। तो यहाँ पर कुलीना स्त्री अगर कहा जाए तो कुलीन स्त्री, है ना, तो ये एक वचन का हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तत्रैव में संधि कौन सी है। तत्र धन एव, जहाँ पर अ के अ या आ के बाद में ए या ऐ रहे तो यहाँ पर क्या होता है, ऐ होता है, ठीक है ना। इस संधि का नाम क्या है, वृद्धि संधि है, ठीक है ना। जहाँ दो मात्राएं हो उसको आप वृद्धि संधि कहेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी है, आपसे सवाल पूछ रहा है। अयोगवाह 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं अयोगवाह, ठीक है। आपको पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको थोड़ा सा रिवीजन करें तो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय, ठीक है ना। उपध्मानीय, इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं संस्कृत में। अनुरूपम में समास क्या है। रूपस्य योग्यम, अनुरूपम योग्यम, अनुरूपम, गुणस्य योग्यम, अनुगुणम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा और योग्यता अर्थ में यहाँ पर अव्ययभाव समास हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है। री ह्रस्व होता है, ऊ भी ह्रस्व होता है, री हमेशा ह्रस्व ही होता है और ओ यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। सहयुक्ते अप्रधाने,
ठीक है। सह के योग में अप्रधान का क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है, कहता है अप्रधान। यानी जैसे देखिएगा पित्रा सह राम गच्छति, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा राम जाता है, लेकिन किसके साथ जाता है, पित्रा यानी पिता के साथ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालकावपि, उभावपि, ठीक है, तावपि, ये ऐसे उदाहरण कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े, ठीक है, वह, ठीक है। तो ऐसे में आपको यूं समझना होगा कि अयादि संधि है इसमें। कौन सी संधि है, अयादि संधि है, ठीक है। और यहाँ पर बालकौ अपि, बालकावपि बनेगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। बगुले को संस्कृत में कहते हैं, तो बकह यहाँ पर बगुले को कहा जाता है। चटकह चिड़िया को कहा जाता है, ठीक है। कपोतः कबूतर को कहा जाता है, कबूतर। काकह कौआ को कहा जाता है, कौआ को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरये क्रुध्यति, हरय में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर हरय में संप्रदान कारक है, ठीक है ना। हरये क्रुध्यति, क्रुध, द्रुह, क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, है ना, असूया, ठीक है। इनके योग में हम क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और संप्रदान में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है, देखिएगा द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में वैकल्पिक रूप बनते हैं युष्मत् और अस्मत् शब्द में। ध्यान रखिएगा, युष्मत् और अस्मत् शब्द में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, आपको तैयार करना है। आज इन वैकल्पिक रूपों को जरूर तैयार कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा आज का, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर तो अस्मत् शब्द पूछा है ना, तो अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। तो यहाँ पर मा, नौ, नह, यहाँ पर इसमें ये वैकल्पिक रूप बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो देखिएगा षष्ठी बहुवचन में, ठीक है, तो यहाँ पर में, नौ, नह रूप चलता है, तो नह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर युष्माकम मत लगा देना, युष्माकम किसका रूप है, ठीक है, ये युष्मत् शब्द का रूप है, इसलिए इसको मत लगाइएगा, नह इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है। चतुर्थी एक वचन पूछा है, ठीक है। रमायै, ठीक है, लतायै, सीतायै, गीतायै, गीतायै। तो ये सारे क्या होंगे, यही वाले रूप जितने भी होंगे ये चतुर्थी एक वचन का हो जाएगा आकारांत शब्दों में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। सप्तमी एक वचन का पितृ शब्द 2 बार पूछा है इसी प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में पितरी रूप बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब गलत है यहाँ पर। इसी प्रकार से मातृ शब्द का मातरी, भ्रातृ शब्द का भ्रातरी, ठीक है। इसी प्रकार से समझ लेना होगा आपको। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ई उण ल गलत, अ ई उण ये भी गलत, अ ई उ री री ये यहाँ पर सही हो जाएगा, और ई उ री और क ये यहाँ पर गलत है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14, 24, 12 और 18, ठीक है। तो यहाँ पर 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और आपको क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ठीक है, इसी तरह से डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो देखिएगा, संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको PDF प्राप्त होता रहे। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए, इसी तरह से
पढ़ने पढ़ाने का क्रम चलता रहेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।